नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। बातचीत करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो सभी बातें आप सभी के सामने रखने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले राम राम, नमस्कार, दयाराम, बलराम, मीना, जीतू, अनु, दोसा, सपना, मीना, बसंती, छिंपा, रीना, नमस्कार सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं जी। राम राम जी। सबसे पहले करंट अफेयर्स 16/2/2022 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की शुरुआत आप सभी के साथ करते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं सबसे पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। उन सभी विषयों पर आज आपके सामने बातचीत को रखने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बात, नजरिए को असलियत का जामा पहनाने की क्षमता का नाम ही क्या है? लीडरशिप है। अगर आप लीड करना चाहते हैं किसी चीज को, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। तो नजरिए को असलियत का जामा पहनाने की जरूरत जो है उसकी क्षमता का नाम ही लीडरशिप है। नजरिया बहुत से लोगों के पास हो सकता है कुछ अच्छा करने का, लेकिन वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसका सही दिशा में काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन क्षमताओं को असली जामा पहनाना है, तभी आप एक असली लीडरशिप के गुण आप में विकसित होंगे। तो हमेशा अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आप आगे से आगे बढ़ते रहें और जब भी मौका मिले आप अपनी क्षमताओं को खुलकर प्रदर्शित करिए, तो जीवन में आपके लिए रास्ते हमेशा खुलने लगेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल, जिसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राष्ट्रीय इसके अलावा राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। जो तीनों पार्ट हम बात कर रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, जरा बताइएगा इसका सही जवाब जो है वो क्या होने जा रहा है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिसे हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, उसका नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? यानी सीबीएसई ने अपना नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया है, यह आपको बताना है। सीबीएसई जिसे हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जानते हैं, उस केंद्रीय शिक्षा बोर्ड जो है उसका नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? मनोज आहूजा को, विनीत जोशी को, दिनेश प्रसाद सकलानी को, या एम जगदीश कुमार को, या फिर किसी और व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया है क्या? उस व्यक्ति का आपको बताना है नाम क्या है। तो जरा बता दीजिए मित्रों, इनमें से कौन सा सही प्रसाद है? या शांति श्री धूलीपद को बनाया गया है, या रघुराम राजन को बनाया गया है, या एस किशोर कुमार को बनाया गया है? इनमें से इतने नामों में से आप कोई भी नाम का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे मित्रों, इसका सही जवाब तो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो कि है विनीत जोशी। क्या है? विनीत जोशी जो है इनको बनाया गया है अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है इसका नया अध्यक्ष। विनीत जोशी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है? तो मनोज आहूजा के स्थान पर इनको बनाया गया है। के स्थान पर किसको बनाया गया है? के स्थान पर बनाया गया है। मनोज आहूजा के स्थान पर विनीत जोशी को सीबीएसई का नया प्रमुख जो है या नया चेयरमैन जो है वो क्या किया गया है? बनाया गया है। ये जो सीबीएसई है ये सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और क्या है? सरकारी व गैर सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो स्कूल है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उनका कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी उनको मान्यता प्रदान करने का काम करता है। इसके साथ साथ उनके दिशा निर्देश जो हैं उन सभी को ये देखने का काम कौन करता है? सीबीएसई बोर्ड करता है। यह एक किस प्रकार का निकाय है ये भी ध्यान रखना, यह एक स्वायत्त निकाय है। क्या है? स्वायत्त शासी निकाय है। स्वायत्त शासी क्या है? स्वायत्त शासी निकाय के रूप में इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। पहली बात ये ध्यान रखना, स्वायत्त शासी निकाय के रूप में इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। और दूसरी बात
जो विनीत जोशी है ये 1992 मणिपुर कैडर के आईएएस अफसर हैं। क्या है? विनीत जोशी साहब जो हैं वो किस कैडर के? मणिपुर कैडर के आईएएस अफसर हैं। मणिपुर कैडर के क्या हैं? मणिपुर कैडर के आईएएस अफसर जो हैं ये हैं। इनको सीबीएसई का नया प्रमुख बनाया गया। इसके बाद आपके सामने कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी लिखा है, एम जगदीश कुमार लिखा है। तो देखिए यहां पर ये दिनेश प्रसाद सकलानी के बारे में कल भी हमारी बातचीत हो रही थी। एनसीईआरटी जो है, इस एनसीईआरटी के प्रमुख जो है या के चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया है? एनसीईआरटी के चेयरमैन जो नए हैं, अभी नियुक्तियां हुई इन सब की, तो दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया। इसके बाद एम जगदीश कुमार जो है, एम जगदीश कुमार को किसकी जिम्मेदारी दी गई है? तो ये हैं यूजीसी के चेयरमैन। कौन बने हैं? यूजीसी के चेयरमैन जो हैं वो इनको बनाया गया। प्लस इसके बाद आपको बताया था एम धूलीपद का नाम मैंने लिया था। एम धूलीपद का नाम कल भी आप लोगों को बताया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है किसकी? शांति श्री धूलीपद जो है, शांति श्री धूलीपद जो है वो आपकी ध्यान रखना है, शांति श्री धूलीपद। यहां लिख रहा हूं मैं शांति श्री धूलीपद। ये पंडित है, धूलीपद पंडित ऐसे लिखा जाता है, इनका पूरा नाम ये है। इनको किसका अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है और इस पद पर यह प्रथम महिला है? तो आपको बता दिया था कि जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है आपकी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहां पर है? दिल्ली में है। इसका नया जो कुलपति है, दिल्ली के कुलपति पद पर इनको नियुक्त किया गया है। कुलपति के पद पर इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को कि एम जगदीश कुमार जो है वो यूजीसी के चेयरमैन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जगदीश आया है, जगदीश में जी आता है तो जी यहां लिखा हुआ है। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इनको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के चेयरमैन है। शांति श्री धूलीपद पंडित जेएनयू के जो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसकी कुलपति, और इस पर यह प्रथम महिला जो है वो पहुंचने वाली महिला है। इसके अलावा कल आपको एसएससी के प्रमुख के बारे में भी बताया था मैंने कि भैया एस किशोर कुमार जो है इनको कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख बनाया गया। एस किशोर कुमार, यहां लिख देता हूं एस किशोर कुमार, एस किशोर कुमार, इनको किसका प्रमुख बनाया गया है? तो इनको बनाया गया अभी हाल ही में एसएससी कर्मचारी चयन आयोग जो है इसकी प्रमुख की जिम्मेदारी इनको दी गई है। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन इन सब नामों में आपको नहीं रहा होगा। पहला मनोज आहूजा के स्थान पर विनीत जोशी को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया, जो कि मणिपुर कैडर के आईएएस अफसर हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के चेयरमैन हैं। एम जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा शांति श्री धूलीपद पंडित जेएनयू की जो है वो प्रथम महिला कुलपति है, और एस किशोर कुमार जो है वो एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं। तो इन सबको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा जो है वो देखिए क्या है। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित किस वैक्सीन के लिए 12 से 18 वर्ष उम्र समूह के लिए आपातकालीन उपयोग की मांग की गई है? आपको यह बताना है। तो जरा बताइए मेरे मित्रों कि हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल जो पार्क है या बायोलॉजिकल संस्था है, ये हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित किस वैक्सीन के लिए 12 से 18 उम्र वर्ग के समूह के लिए आपातकालीन उपयोग की मांग की गई है? इस कंपनी का नाम है भैया, क्या है? कंपनी का नाम है ये बायोलॉजिकल ई। इस कंपनी के द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। हैदराबाद में स्थित है ये बायोलॉजिकल ई कंपनी। इसके द्वारा किस वैक्सीन के लिए 12 से 18 वर्ष की उम्र समूह के लिए आपातकालीन जो है मंजूरी मांगी गई है सरकार के से? तो हैदराबाद में स्थित कौन सी संस्था है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई? ये मेडिकल साइंस में काम करने वाली संस्था का नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 12 से 18 उम्र वर्ग के लिए अभी तक एक ही दवा ऐसी है जो अभी मार्केट में उपलब्ध है, यानी अभी जो बच्चों को लगाई जा रही है ऐसी केवल एक ही मात्र दवा है या वैक्सीन है। अभी आपातकालीन मंजूरी हेतु दूसरी कौन सी वैक्सीन है जिसके लिए उपयोग की मांग की गई है? तो जरा देखिएगा, यहां पर कोवैक्सीन जो है इसको बच्चों को अभी लगाया जा रहा है। आपको यह भी पता होगा एकमात्र दवा अभी तक 12 से 18 वर्ष की उम्र समूह को लगाई जा रही है। लेकिन कार्बेवैक्स जो है वो कार्बेवैक्स नाम की एक नई वैक्सीन बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? कार्बेवैक्स। कार्बेवैक्स जो है, इस कार्बेवैक्स वैक्सीन को
किसने तैयार किया है? तो ध्यान रखना, इसे बायोलॉजिकल ई द्वारा तैयार किया गया है। यह मेडिकल डिपार्टमेंट में वैक्सीन निर्माता कंपनी है, कार्बोवैक्स इन्होंने वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन को अभी आपातकालीन मंजूरी किस उम्र वर्ग के लिए? 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की जो उम्र है उन बच्चों को निर्माण के लिए दिया गया। अभी कौन सी लगाई जा रही है? तो कोवैक्सीन लगाई जा रही है, यानी 12 से 18 वर्ष के उम्र समूह जो है, ठीक है, उसको अभी कौन सी मिल रही है? ये फर्स्ट जो है वो एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो अभी बच्चों को क्या की दी जा रही है, ठीक है। हाँ जी तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना। हैदराबाद जो है वो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना जो है, तेलंगाना, यहां तेलंगाना की क्या है? राजधानी है। तेलंगाना की नई राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हैदराबाद में अभी पर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया है, ठीक है। किसका? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी जो है, इसका निर्माण किया गया है। यहां पर इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कौन से संत है जिनकी याद में किया गया है? श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य जो है, इनके शताब्दी वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भी पहुंचे 2-3 दिन पहले यहां पर, तो ये ध्यान रखना, श्री रामानुजाचार्य की याद में यहां स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का क्या किया गया है? निर्माण किया गया। ये 11वीं सदी के भक्ति संतों में इनका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखिए जाइकोव डी जो है वो भी वैक्सीन हमारे यहां पर उपलब्ध है, कोविशील्ड भी उपलब्ध है, लेकिन कार्बोवैक्स जो है ये दूसरी वैक्सीन होगी। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो किस उम्र समूह के लिए? इस 12 से 18 वर्ष की उम्र समूह के लिए, 12 से 18 वर्ष के उम्र समूह के लिए वैक्सीन दी जाने वाली, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो यह ऐसी करने वाली दूसरी वैक्सीन होगी। हैदराबाद से ही एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हमारी है पीवी सिंधु, क्या है? पीवी सिंधु का भी संबंध कहां से है? ये पीवी सिंधु का संबंध भी हैदराबाद से ही संबंधित है। हैदराबाद रियासत किसी जमाने में बहुत चर्चा में रही है, क्योंकि यह उन 3 रियासतों में शामिल थी जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में विलय नहीं हुई थी, जिसका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में किया गया था। तो ये बातें सारी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्बेवैक्स वैक्सीन किस कंपनी की है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये है बायोलॉजिकल ई कंपनी, जो कहां की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में यहां पर क्या किया जा रहा है? भारत में देखो जरा क्या क्या नया चल रहा है भारत में। हाल ही में भारत सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए, हाल ही में भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए जियोस्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड किसका संयुक्त उद्यम है? एक नई कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया है जियोस्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का नाम रखा गया। ये किन 2 चीजों के सम्मिश्रण से बनी है आपको यह बताना, यानी कौन सी 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिन दोनों ने अपने आप को इसके अंदर शामिल किया है और उन दोनों को शामिल करते हुए इस कंपनी का निर्माण किया गया है। और काम क्या है? ये भारत में क्या प्रदान करना चाहते हैं? तो ये भारत में हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा जो है, ये इंटरनेट सेवा जो है वो प्रदान करना चाहते हैं। तो पहला है इसमें जियो प्लेटफॉर्म्स है। क्या है? जियो प्लेटफॉर्म्स है। ये जियो प्लेटफॉर्म्स एक कंपनी है। इसके अलावा सोसाइटी यूरोपियन देश सैटेलाइट है, यानी SES जिसे अपन कहते हैं। ये 2 संस्थाएं मिलकर भारत में क्या करना चाह रहे हैं? हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना चाह रहे हैं। इसके लेकर इन्होंने एक नई कंपनी का निर्माण किया जिसको कहा गया है जियोस्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जियोस्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों की इसमें क्या रहेगी? हिस्सेदारी रहेगी, यानी दोनों इनकी क्या रहेगी? हिस्सेदारी रहेगी इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत। और जियोस्पेस टेक्नोलॉजी नाम की नई कंपनी का इन्होंने संयुक्त रूप से क्या किया है? गठन किया है। और भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा ये प्रदान करने का काम करेगी। इंटरनेट सेवा प्रदान करना इसका क्या होगा? प्रदान करने के लिए इसका जो है वो उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए सीधा सीधा सवाल है, आपसे 2 तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है। पहला, भारत में
सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए एक निर्माण की गई नई कंपनी का नाम क्या है? तो जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ये कौन सी दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका सम्मिलित प्रयास है? तो आपको बताना है, एक जियो प्लेटफॉर्म्स है और दूसरा क्या है? सोसाइटी यूरोपियन देश सैटेलाइट जो है, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये यूरोपियन देश सैटेलाइट, जिसको शॉर्ट में SES भी कहते हैं, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से इसका निर्माण किया गया, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी नहीं होगी, कम ज्यादा हिस्सेदारी है। जियो प्लेटफॉर्म्स की ज्यादा भागीदारी है और सोसाइटी यूरोपियन देश सैटेलाइट की भागीदारी थोड़ी क्या है? कम है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने जो आया है वो किससे रिलेटेड है, जरा देखो भाई। यहां लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर जो है 7.5 से घटाकर कितना कर दिया गया है? जो हमारा क्रूड ऑयल है यानी पाम ऑयल जिसको अपन कहते हैं, उस पाम ऑयल को, ठीक है, हां जी, इसमें जो कृषि कर उपकर लगता था वो 7.5% लगता था पहले, इसे घटाकर सरकार ने कितना कर दिया है, यह आपको बताना है। केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल जो आपका क्रूड पाम ऑयल है, इस पर कृषि उपकर जो लगता था उसको 7.5 से घटाकर कितना कर दिया है। अब ये नए आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है। सीधा सीधा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बातें, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां पर आपके सामने लिखा है केंद्र सरकार द्वारा क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 7.5 से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए भैया 7.5% कर लगता था, जो अब घटाकर कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। तो पहली बात तो यह ध्यान रखना, घटाकर कितना कर दिया ये पूछे तो 5% बताना है। कितना घटा दिया गया, कितना घटाया गया है, कितना घटाया गया है, अगर ये सवाल आपसे पूछे कितना घटाया गया है, तब आपको क्या करना है भाई? ये 7.5 था, इसमें से 5 को कम कर देना है। तो 2.5 जो है इसको क्या कर दिया गया है? यहां से कम कर दिया गया है। तो कितना घटाया गया है तब जवाब अलग होगा, ये यहां लिख लीजिएगा। लेकिन अगर पूछे घटाकर कितना कर दिया तब आपका सही जवाब क्या होगा? 5% होगा। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो कितना घटाया गया, अगर ये पूछे तो 2.5 कर दीजिएगा। अगर ये पूछे कि 7.5 से घटाकर कितना कर दिया गया है, तब आप इसको 5% कर दीजिएगा। हमारे कृषि मंत्री जो हैं, क्या है? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन है ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे कृषि मंत्री हैं। इनका सहयोग करने के लिए कृषि राज्य मंत्री कौन है? कृषि राज्य मंत्री कौन है? तो हमारे बाड़मेर से आने वाले, बाड़मेर से कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है? वो है कैलाश चौधरी। क्या है? कैलाश चौधरी जो है, चौधरी इसके क्या है? कृषि राज्य मंत्री हैं। कृषि राज्य मंत्री की भूमिका में आते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर, बाड़मेर, और एक 3 कृषि बिल जो विवादित रहे थे, ये सवाल हालांकि पूर्व परीक्षा में आ चुका है, वो तीनों कृषि बिलों को लोकसभा ने किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका जवाब था नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह सवाल परीक्षा में पूछ लिया गया। अगर ये पूछे कि इन तीनों कृषि बिलों का निरसन जो नियम है वो वापस जो है वो किसने रखा था लोकसभा के अंदर, तो भी आपका जवाब क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर होगा। यानी इनको इंट्रोड्यूस करने का काम लोकसभा में किसने किया? ये भी नरेंद्र सिंह तोमर। और वापस किसने लिया? तो भी नरेंद्र सिंह तोमर जो है, इन्होंने इसको वापस लिया था। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका इस बार विषय क्या रहा? कैंसर एक खतरनाक बीमारी बनती जा रही है और कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने कैंसर दिवस मनाया था, लेकिन अब क्या है? यह है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। यानी कम उम्र में कैंसर के बहुत सारे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इन छोटी उम्र में कैंसर के होने वाली इन घटनाओं के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए यह दिवस क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या रहा आपको यह बताना है। इनमें से पहला है कैंसर से जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा, कैंसर एक अभिशाप, कैंसर हारा
देश जीता। इसमें 15 फरवरी को मनाया गया ये बाल कैंसर दिवस है, यानी कम उम्र में कैंसर के जो घटना हो रही है उनको जागरूकता करने के लिए। कैंसर क्या है, तो ये आपको कई बार मैंने बता दिया है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। कोशिकाओं की क्या है, अनियंत्रित वृद्धि जो है, अनियंत्रित वृद्धि जो है वो आपकी कैंसर कहलाता है। दो चीजें हैं, एक कैंसर है और एक हार्ट अटैक है। दोनों जीवन शैली से जुड़ी हुई है। अगर आपका रहन सहन, आपका खान पान सही होगा तो ये बीमारियां कम होने की संभावना है। लेकिन राजस्थान के शिक्षा जो चिकित्सा मंत्री है उनका कुछ अलग ही तर्क है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बीड़ी सिगरेट आदि करने से जो है वो कैंसर फैलता नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट कभी पीते नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में छुआ तक नहीं, उनको भी कैंसर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पीते हैं उनको होता नहीं है। ये बात हमारे चिकित्सा मंत्री नहीं, लेकिन ये एक वाहियात स्टेटमेंट था उनका जो किसी भी तुक से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इस देश की सरकारें करोड़ों अरबों रुपए जो है वो कैंसर के खिलाफ, नशा प्रवृत्ति जिसमें बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब हैं, इनके नियंत्रण के लिए प्रचार प्रसार पर, इनके खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान जो हैं, इन अभियानों के खिलाफ जो है वो पैसा खर्च सरकार करती है। तो ध्यान रखना है, कैंसर जो है वो, ये धुआं जो है वो किसी प्रकार का है, एक पैसिव स्मोकर हो सकता है, ठीक है, और एक एक्टिव स्मोकर हो सकता है। तो पैसिव स्मोकर को भी हो सकती है ये सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर से जीवन रक्षा या बेहतर जीवन रक्षा, इन दोनों में से कोई एक थीम है। ये दोनों नीचे वाली थीम इसकी नहीं है। कैंसर हारा देश जीता ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कैंसर के बहुत मामले जो हैं वो अभी आ रहे हैं। बेहतर जीवन रक्षा इसका सही जवाब है। क्या है, बेहतर जीवन रक्षा जो है वो इस बार 15 फरवरी को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है इसकी क्या है, थीम है बेहतर जीवन रक्षा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बेहतर जीवन रक्षा जो है इस बार 15 फरवरी को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है इसका क्या रहा, विषय रहा। इसकी कैंसर को नियंत्रित करने या इसके उपचार के लेकर कई थेरेपी चलती है, जैसे कीमोथेरेपी चलती है, कीमोथेरेपी चलती है, थेरेपी। लेकिन ये सब थेरेपियां जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कारगर नहीं है मेरे मित्रों, ठीक है। होने के बाद भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सब ठीक हो जाए। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को, और विषय क्या है, बेहतर जीवन रक्षा इसका विषय रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या आ रहा है। यहां लिखा है आपके सामने कि जर्मनी का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो मैंने एक ही नाम लिखा है, तो मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। जर्मनी का नया जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष, वो किसे चुना गया है, ठीक है। एक नाम और याद रखिएगा, ओलाफ स्कोल्ज नाम है, ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ सोल्ज, ओलाफ सोल्ज, ठीक है, ओलाफ सोल्ज। ये कौन है जरा बताइएगा मुझे, जर्मनी से ही संबंधित है इनका, ठीक है। एक इसकी पैनल पीडीएफ जो है वो आपको रियल NEWS इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिले तो आप 89478323, ठीक है, 70 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना है PDF। आपको इस टेलीग्राम का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ओलाफ सोल्ज जो है वो कौन है यहां पर। इससे पहले एक नाम और भी आपने खूब सुना होगा, खूब चर्चा में रहा है, जो कौन थे, एंजेला मार्केल थे, एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल, ठीक है। ये भी नाम जर्मनी में खूब चर्चा में रहा है। हिटलर का नाम भी आपने जरूर सुना होगा, वो भी कहां से संबंधित थे, जर्मनी से संबंधित थे। एक नाम आपने आजकल सुन रखा होगा, जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी आप खूब चर्चा में आजकल रहते हैं। इन इतने ऑप्शन में से आपको जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, पुष्पा आज नाराज होगी कि, चलो मनाओ भाई, पुष्पा को मनाओ पहले, बाकी सब तो बाद में कर लेना। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पुष्पा को मनाना बहुत जरूरी है। चलिए मित्रों, अब देखिए इसका सही जवाब जानने की कोशिश करते हैं और जो हमने लिखा है उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत रखते हैं।
यहां फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर जो है ये दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए, यानी दूसरी बार क्या किए गए, दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं, जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। यहां पर ओलाफ शोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। क्या है? जर्मनी के चांसलर है, ये जर्मनी के चांसलर हैं। एंजेला मार्केल जो है वो पूर्व चांसलर हैं। क्या है? पूर्व जर्मनी की चांसलर है, पूर्व जर्मनी की चांसलर है। हिंदी की दृष्टि से चांसलर है, हालांकि ये सेंटेंस गलत है, पूर्व जर्मनी का मतलब नहीं है, ये पूर्व चांसलर है। कहां की? जर्मनी की। इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ऐसे अशुद्ध वाक्य नहीं नजर आए। क्या है, जरा इसको सही से समझ लीजिएगा। पूर्व चांसलर है, पूर्व चांसलर कहां की है? तो जर्मनी की है। जर्मनी का रूर प्रदेश आप लोग जानते हैं, रूर प्रदेश कहां है? रूर प्रदेश जो है वो कहां पर पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको मैंने बता दिया है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनियर जो है दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति बने। ओलाफ शोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। मैंने ये दो नाम क्यों लिखे हैं यहां, इसलिए नहीं लिखा कि आपको मुझे ये बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के हैं। तो ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि वर्तमान का यूक्रेन वाला जो विवाद है, ये विवाद इतने हद तक पहुंच चुका है कि अब यूक्रेन कह रहा है रूस हम पर कभी भी हमला कर सकता है। इसको देखते हुए जो बाइडेन और किन किन के बीच में, व्लादिमीर पुतिन के बीच में लगातार शीत युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। यानी जैसी कंडीशन शीत युद्ध में हुई थी वैसी की वैसी कंडीशन वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में बनी हुई है इस यूक्रेन विवाद को लेकर। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि कुछ अनहोनी घटना यहां पर हो जाए। तो जी हां, एकदम सही कह रहे हो। झारखंड में दामोदर नदी घाटी का जो प्रदेश है उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में है, कहां पर? झारखंड जो है यहां पर दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र जो है, नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश जो है, रूर प्रदेश के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये सब बातें, लेकिन मुख्य क्या है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनियर और ओलाफ शोल्ज, दो जरूर ध्यान रखना, एक जर्मनी के चांसलर हैं तो एक जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है? जर्मनी तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो थोड़ी देर में आपको जर्मनी दिखाएंगे। चलिए सवाल जरा देखिए अगला क्या है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। बात सही है, 12 फरवरी को ऐसा दिवस मनाया। 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका विषय इनमें से कौन सा है? भाई 12 फरवरी को हमने क्या मनाया? 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया। उत्पादकता यानी कंज्यूमर आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया है। कंज्यूमर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। यहां पर है 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और फिर 12 से लेकर के 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता जागरूक रहे, इसके लिए सरकारें लगातार प्रयास करती है उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए, ठीक है? यहां पर ये सारी बातें होती है कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो है उसमें उपभोक्ता सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उत्पादकता के साथ साथ उपभोक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यहां 12 से लेकर के 18 फरवरी तक ये राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इसका विषय क्या रखा गया? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, उत्पादकता के माध्यम से विश्वास, उत्पादकता के माध्यम से व्यापार और उत्पादकता के माध्यम से उत्साह। एक उत्साह है, एक व्यापार है, एक विश्वास है और एक आत्मनिर्भरता है। तो आपको पता है पहले ही 12 फरवरी को हमने राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाए हैं और भारत में एक शब्द जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता ही है, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी जो यानी जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी ने भी अपने डिक्शनरी में इस वर्ड को शामिल किया और सबसे पॉपुलर वर्ड बताया जाता है आत्मनिर्भरता। तो इसको ध्यान रखना है। यहां उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता जो है वो इसका सही विषय। उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता जो है वो 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो मनाया जा रहा है
उसका विषय इस बार रखा गया। तो यहां पर 3 ही बातें इस सवाल से संबंधित जो आपको याद करने लायक हैं, बाकी इसमें से कुछ याद नहीं करना। 13 फरवरी को भी आपने एक दिवस मनाया। 13 फरवरी को 2 दिवस एक साथ थे। एक तो महिला दिवस जो सरोजनी नायडू से संबंधित था। किससे? सरोजनी नायडू से संबंधित था। आपने महिला दिवस भी कब मनाया था? 13 फरवरी के दिन मनाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद 14 फरवरी को हमने हमारे बहादुर जो सैनिक थे उनकी याद में, जो कि जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया था उसकी याद में ब्लैक डे हम लोग मनाते हैं, यानी शहादत जो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों ने दी थी उसको याद करते हैं हम लोग, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं 14 तारीख को। उसके बाद हमारा है 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसमें 3 सवाल हैं। पहला, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब? 12 फरवरी। 12 से 18 फरवरी किस सप्ताह का आयोजन? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। उसका विषय क्या रखा? उसका विषय रखा उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। बस 3 सवाल याद करने, फिर आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, हाल ही में लस्सा बुखार जो है इससे 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत छोटा सवाल, छोटा नहीं। इसी प्रकार कोविड-19 जो है वो एक छोटी सी बीमारी बनकर आई थी लेकिन दुनिया भर में छा गई। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, लस्सा एक बुखार है। क्या है? लस्सा एक बुखार है। इससे 3 व्यक्तियों की मृत्यु कहां पर हुई? ब्रिटेन में हुई। लेकिन सवाल अलग है, इस बुखार की खोज जो है वो 1969 में की गई थी। पहली बार इसका मामला कहां पर सामने आया? नाइजीरिया में, बोत्सवाना में, मिस्र में, इजराइल में। कहां पर आया ये जरा बताइए। मिस्र को हम लोग इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इजिप्ट जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र के नाम से। बोत्सवाना में ये जो आपका ओमिक्रॉन है ना, क्या है? ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन का मामला सबसे पहले कहां से ही आया है? ये नाम तो WHO ने दिया है। किसने दिया है? WHO ने इसको नाम दिया। ये ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला जो है वो बोत्सवाना में ही आया था। चलिए अब जरा देखिएगा इसकी सारी बातें। हाँ, यहां पर इसका सही जवाब है नाइजीरिया। पहली बार इसकी खोज जो है वो 1969 में कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखो 1969 में हमारे इसरो की स्थापना हुई थी। किस दिन? 15 अगस्त के दिन। तो 1969 में ही नाइजीरिया जो है वो एक अफ्रीकी देश है। क्या है? अफ्रीकी देश नाइजीरिया में सबसे पहले जो है इसकी खोज की गई थी। बोत्सवाना में ओमिक्रॉन का सबसे पहले मामला जो है वो सामने आया था। इसके बाद मिस्र है, इजिप्ट है। मिस्र से होकर आपकी एक प्रसिद्ध नदी जो है वो गुजरती है। इसके अलावा इजराइल जो है, इजराइल एक यहूदी देश है। आपको कई बार इजराइल के बारे में मैंने जानकारियां दी है। तो नाइजीरिया इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखें, उससे पहले देख लीजिए आपके सामने ये पूरा मैप मैंने लिख रखा है। यहां अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, चाड है, नाइजीरिया है। एक नाइजर है और एक नाइजीरिया है, दोनों अलग अलग है मेरे मित्रों, ध्यान रखना है। क्या है? एक नाइजर है और एक नाइजीरिया है। इन दोनों पर थोड़ी बात आपके सामने मैं रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर एक देश पड़ता है जो तटीय सीमा बनाता है, उसका नाम तो क्या है भैया? नाइजीरिया है। ये अफ्रीकी देश है सब के सब, ठीक है। यहां पर तटीय सीमा के साथ साझा करने वाला ये तो आपका कौन सा देश है? नाइजीरिया है। लेकिन नाइजर जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? स्थल अवरुद्ध देश जो है वो कौन सा है? आपका नाइजर है। ये नाइजर है। नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है, ध्यान रखना। इसके इधर यहां चाड पड़ता है, यहां सूडान पड़ता है। सूडान से होकर ये आपकी स्वेज नहर का जो है वो इलाका है। अदन की खाड़ी होते हुए आप लोग कहां पर जाते? स्वेज नहर के रास्ते यानी लाल सागर के रास्ते होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। हाँ जी, COP27 का आयोजन मिस्र में, ये भी बात आपकी सही है। तो नाइजर आप ध्यान रखिएगा। इसके नजदीक जो है वो घाना देश पड़ता है। क्या पड़ता है? इसके नजदीक एक देश है जिसका नाम क्या है? घाना है। और पिछले दिनों मैंने कहा था बुर्किना फासो नाम का एक देश है जिसके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया गया था। किस कारण से वो भी मैंने बताया था। यहां पर इस प्रकार की घटना हो गई थी। बुर्किना फासो, क्या है? बुर्किना फासो। ये बुर्किना फासो जो देश है वो भी एक अफ्रीकी देश है और ये भी पिछले दिनों क्या आया था? चर्चा का विषय बना था। तो यहां पर घाना है और घाना के पास ही बुर्किना फासो है और बुर्किना फासो के ऊपर क्या है? माली है। माली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया था पिछले दिनों ही। माली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर यमन, सऊदी अरब ये सब है। इजिप्ट ये जो है यहां पर आपका इजिप्ट यानी मिस्र देश पड़ता है। ये क्या है? मिस्र है, यहां पर पड़ता है। ये वाला पूरा इलाका आपका क्या है? लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर के रास्ते, स्वेज
नहर के रास्ते से आप लोग कहां जा सकते हैं, भूमध्य सागर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला और क्या हो सकता है यहाँ पर, और कोई मैप है क्या? ये देखिए नाइजर वाला तो मैप और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये भूमध्य सागर का इलाका जो है वो और ज्यादा आपको झूम करके हम दिखा देते हैं। देखिए मित्रों, ये नाइजर है, इस नाइजर के ठीक नीचे आपका नाइजीरिया है। क्या है? ये वाला जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये नाइजीरिया है। यहां पर आपका क्या है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया जो है वो यहां पर है, और ये देश जो है वो क्या है? आपका नाइजर है, ये बताया मैंने। और लीबिया जो है, त्रिपोली जहां की क्या है? राजधानी है। क्या है? त्रिपोली। त्रिपोली यहां की राजधानी है, और ये भूमध्य सागर का इलाका है। भूमध्य सागर, ये क्या है? भूमध्य सागर का इलाका है, जो कि इधर से यहां से स्वेज नहर का निर्माण जो है वो किया गया है। इस मिस्र देश के, मिस्र जो देश है इसकी भूमि को काट कर यहां से स्वेज नहर का निर्माण किया गया, और यहां से होते हुए आप यूरोप को क्या कर सकते हो? जा सकते हो। ये पूरा रास्ता जो भूमध्य सागर से होता हुआ जाता है ये यहां पड़ता है। तो देखिए इस भूमध्य सागर के साथ अफ्रीकी देश जो सीमा बना रहे हैं वो आपका, एक तो आपका लीबिया है, ठीक है। यहां पर प्रसिद्ध सहारा का मरुस्थल पड़ता है। क्या पड़ता है? यहां उत्तरी अफ्रीका में प्रसिद्ध सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल वो उत्तरी अफ्रीका के इलाके में है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया के साथ अल्जीरिया है। क्या है? ये देश आपका अल्जीरिया है। अल्जीरिया, अल्जीरिया, ये सारे देश जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र है, ये सब। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा, ठीक है। हाँ, यहां पर और कुछ समझना नहीं है, सिर्फ स्वेज नहर का इलाका ही आप लोगों को क्या करना है? समझना है। यहां पर बड़े मैप में अगर इन सब चीजों को आप लोग देखो तो आपको और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आएगी बात। यहां से देखिएगा, ये है पूरा मैप आपके सामने। यहां देखिए, इसमें भी अगर आप लोग सारी चीजों को कवर करोगे तो इस मैप में भी आप लोगों को इसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां हैं जो मिल जाएगी। जैसे यहां पर जो है वो नाइजीरिया देश ये दिख रहा है आपको इस मैप में भी बहुत अच्छे से। ये नाइजीरिया है, किसके साथ सीमा बनाता है? ऊपर से उत्तरी सीमा इसकी नाइजर के साथ बनती है, ठीक है। और इससे ऊपर यहां लीबिया पड़ता है, यानी नाइजीरिया है, नाइजर है, फिर लीबिया है, और फिर आपका भूमध्य सागर आता है। ऐसे आप यूरोप के रास्ते स्पेन और पुर्तगाल तक पहुंच सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11वीं और 12वीं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, 11वीं और 12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक पहल जो है इनमें से कौन सी है? यानी आईआईटी और एनआईटी जैसे जो बड़े संस्थान हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि आईआईटी जो प्री एग्जाम होता है, आईआईटी प्री का, जिसको अपन लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, एडवांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसमें आपको बताना है कि ऐसे विद्यार्थियों की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी करने वाले 11वीं और 12वीं विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक पहल का नाम क्या है? वर्तमान में हमारे केंद्र में शिक्षा मंत्री कौन है? पहली बात तो ये जवाब दीजिए आप। आईआईटी पाल है, आईआईटी नाल है, आईआईटी साल है, आईआईटी लाल है, इनमें से कौन सा मिशन है जो कि किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जो है इसके सहयोग से इसको चलाया जा रहा है, के सहयोग से, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है, जिसमें आईआईटी के जाने माने प्रोफेसर्स जो हैं वो अपने क्या करते हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं, बच्चे उसको देख सकते हैं, और वो टीचर्स जो हैं वो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो जो गरीब बच्चे बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सबके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हैं वो हमारे क्या हैं? इस मंत्रालय के मंत्री हैं। उनकी और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से, आपस में दोनों के कोऑर्डिनेशन से आईआईटी पाल नाम का एक प्रोग्राम जो है वो क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर एसोसिएटेड लर्निंग प्रोग्राम है। ये क्या है? प्रोफेसर एडेड लर्निंग प्रोग्राम जो है ये चलाया जा रहा है, किसके माध्यम से? शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली जो है
इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में 11वीं और 12वीं विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रकार की आईआईटी पाल नाम की एक पहल शुरू की गई है। ये जरूर ध्यान रखना। इसमें 3 सवाल हैं। आईआईटी पाल नाम की आईआईटी के बच्चों के लिए ये जो पहल शुरू की जा रही है, ये किसके प्रयासों से है, तो शिक्षा मंत्रालय। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना आईआईटी दिल्ली जो है वो इसमें क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। कौन से बच्चों के लिए, 11वीं और 12वीं विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए है। इसे यूट्यूब पर भी फ्री में देखा जा सकता है और आप इसे क्या कर सकते हो, आईआईटी पाल जो है इस नाम से वेबसाइट जो है वहां पर भी आप लोग जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको वीडियो लेक्चर्स वहां पर भी उपलब्ध इसके रहेंगे। तो चलिए, अभी तक इसमें जो है वो हजारों घंटे के वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें हजारों घंटे के वीडियो लेक्चर्स जो है वो तीनों सब्जेक्ट, जिसमें आपका क्या है, फिजिक्स है, ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री है और इसके बाद मैथ्स है। इन सब से जुड़े हुए वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तीनों के इस आईआईटी पाल नाम के इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगला सवाल जरा देखिए। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में कुल 54 चाइनीज ऐप पर बैन किया। जून 2020 से अब तक कुल कितने चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं, आपको यह बताना है। तो सरकार ने एक बड़ा डिजिटल स्ट्राइक जो वो वापस किया है चाइना पर। 2022 में पहले फरवरी 2022 में कुल 54 यानी चाइनीज ऐप को अभी अभी बैन किया है सरकार ने। जून 2020 से अब तक कुल कितने चाइनीज ऐप जो हैं वो बैन हो चुके हैं, टोटल संख्या आपको बतानी है कि कितने ऐसे बैन किए जा रहे हैं, उन सब की संख्या बतानी है। तो फटाफट, शायद आप लोगों ने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसकी हेडलाइन भी यही थी कि भाई इतने हमने चाइनीज ऐप को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। उनमें सही आपको बताना है कि कौन सा इसमें एकदम सही जवाब था और कितने चाइनीज ऐप वाकई में बंद हो चुके हैं, उन सब की संख्या आपको बतानी है। कितने चाइनीज ऐप वास्तव में बंद हुए हैं, उनकी एग्जैक्ट संख्या आपको मालूम है या नहीं है। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है इन चाइनीज ऐप्स को क्या करने की दिशा में, बैन करने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कितना कारगर प्रयास हो पाता है यह तो समय ही तय करने वाला है। तो अभी अभी हालांकि प्रयास जरूर हुए हैं, सरकार की तरफ से ऐसा किया गया है। तो 54 अभी किए गए हैं, इससे पहले भी कई ऐप बंद हुए हैं। तो टोटल मिलाकर 320 ऐप चाइनीज जो हैं, टोटल कितने, 320 चाइनीज ऐप को अब तक क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये ध्यान रखना, 320 चाइनीज ऐप जो हैं वो अब तक क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो फरवरी 2022 में कितने किए गए हैं, फरवरी, आपसे ये पूछा जा सकता है फरवरी 2022 में कितने किए गए हैं, तो ये ध्यान रखना 54 चाइनीज ऐप। इससे पहले एक साथ 118 चाइनीज ऐप को बंद किया गया था एक बार में ही, पहले जो थोड़े दिन पहले 118 चाइनीज ऐप को बंद किया गया था। अभी कितने, 54 ऐप को, और कुल मिलाकर 320 चाइनीज ऐप जो हैं इनको सरकार ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। यह प्रक्रिया जून 2020 से शुरू हुई थी। कब से, जून 2020 से लेकर के अब तक कुल मिलाकर 320 चाइनीज ऐप को सरकार ने बंद कर दिया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल है। राजस्थान में आईपीएल में राजस्थान से चयनित होने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी प्रशांत सोलंकी का संबंध राज्य के किस खेल से है। देखिए राजस्थान से 2 खिलाड़ी अभी चयनित हुए हैं, राजस्थान से 2 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, जिसमें एक तो है रवि बिश्नोई। क्या है, रवि बिश्नोई जो है वो खिलाड़ी चयनित हुए हैं। इनको आईपीएल की लखनऊ जो टीम है, क्या है, लखनऊ की टीम, उस लखनऊ की टीम ने इन्हें खरीदा है। एक दूसरे खिलाड़ी जो हैं उनका नाम आपको बताना है। कई खिलाड़ी वैसे आईपीएल में हैं, लेकिन ये कल न्यूज़पेपर में आया तो मैंने आपके सामने रख दिया। राजस्थान के 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या किए जा रहे हैं, आईपीएल में खरीदे जा रहे हैं अलग अलग टीमों की तरफ से। प्रशांत सोलंकी का संबंध राज्य के किस जिले से है, आपको यह बताना है। तो देखिए राजस्थान के एक जिला है जिसका नाम जोधपुर है, वहां से दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। राजस्थान के जोधपुर से ही कौन संबंधित है, रवि बिश्नोई है और प्रशांत सोलंकी। प्रशांत सोलंकी जो है ये भी कहां से संबंधित है, सोलंकी भी, ये दोनों के दोनों जोधपुर से संबंधित है। ये दोनों कहां से है, जोधपुर से संबंध रखते हैं। हालांकि दूसरी बात यह है कि प्रशांत सोलंकी का जन्म जोधपुर में हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये मुंबई में रहते हैं। कहां पर, मुंबई जो है यहां पर रहते हैं कौन, प्रशांत सोलंकी। हालांकि जन्म इनका कहां हुआ, जोधपुर में हुआ, लेकिन इनके पिता व्यवसाय के लिए जोधपुर से कहां चले गए, ये चले गए साहब मुंबई, और वहीं पर रहने लगे। लेकिन
प्रशांत सोलंकी का जन्म राजस्थान में हुआ, कहां हुआ, जोधपुर में हुआ। और कौन सी टीम ने अभी हाल ही में इनको खरीदा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स, जो धोनी वाली टीम है, चेन्नई कौन सी टीम है, धोनी की टीम है, ठीक है। इस टीम ने इनको क्या किया है, अभी खरीदा है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर चूरू से संबंधित कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे देवेंद्र झाझड़िया हैं, देवेंद्र झाझड़िया जो है, देवेंद्र झाझड़िया, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये राजस्थान में यहीं से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णा पूनिया जिनको राज्य क्रीड़ा परिषद का अभी अध्यक्ष बनाया गया, ये किया गया है राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, उस क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो कृष्णा पूनिया को बनाया गया। कहां से संबंधित है, तो दोनों के दोनों सादुलपुर जो है, सादुलपुर जो है यहां से संबंधित है, चूरू जिले की सादुलपुर तहसील से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया और कृष्णा पूनिया। चूरू जिले में ध्यान रखना भैया, चंदन से बनी मूर्तियां यहां की बड़ी प्रसिद्ध है। यानी हस्तकला के टॉपिक में आप पढ़ते होंगे, चंदन से बनी मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान के चूरू जिले की क्या है, प्रसिद्ध है। सर्दी और गर्मी तो यहाँ की प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके साथ साथ चंदन की बनी हुई मूर्तियां जो है वो हस्तकला में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हस्तकला में क्या है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो भैया जयपुर की प्रसिद्ध है। अजमेर का रूपनगढ़ शहर आपको पता ही होगा, यहाँ पर एग्रो पार्क जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, आप लोग ये बात जानते होंगे। चलिए अब अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, तो देख लीजिएगा, ये आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू सभी इलाके इसमें आते हैं। तो जोधपुर की मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं, जरा देखिए क्या है, बात करनी है जोधपुर के बारे में, आप लोग क्या क्या जानते हैं। तो कुछ सीमाओं के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। जोधपुर की जो सीमा है वो किस किस के साथ स्पर्श होती है, ये बात थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा जोधपुर का इलाका है, मारवाड़ के क्षेत्र में बहुत सारे इलाके आते हैं, उनमें से एक जिला जो है वो आजकल मारवाड़ का नाम लेकर हम जोधपुर तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो बीकानेर है, जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये जालोर है, ये पाली है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता था। तो यहाँ पर जोधपुर जो है, इससे संबंधित दो खिलाड़ी जो है वो वर्तमान में चर्चा में आए हैं, प्रशांत और एक कौन है, रवि बिश्नोई जो है, वो दोनों कहां से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर में प्रसिद्ध आपका मेहरानगढ़ का किला यहाँ का प्रसिद्ध है, और जोधपुर वैसे भी मारवाड़ की धरती है। यहां से नागौर के साथ इसकी सीमा साझा होती है, यह नागौर भी इसी क्षेत्र में शामिल था, नागौर के साथ, इसके अलावा बीकानेर के साथ, इसके अलावा जैसलमेर के साथ, इसके अलावा यहां पर बाड़मेर के साथ, लेकिन इसकी जालोर के साथ सीमा नहीं लगती है और पाली के साथ इसकी सीमा लगती है। यानी कि जोधपुर की उत्तरी सीमा बीकानेर से, पूर्वी सीमा जो है वो आपकी जैसलमेर के साथ लगती है, और दक्षिणी पश्चिमी सीमा जो है, पश्चिमी सीमा जैसलमेर के साथ, दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर के साथ, दक्षिणी सीमा पाली के साथ लगती है, और पूर्वी सीमा इसकी नागौर के साथ क्या होती है, साझा होती है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब अगले सवाल पर बात करते हैं। ये प्यारा प्यारा चूरू यहाँ है आपका, ये वाला चूरू, ये क्षेत्र यहाँ रहता है। तो चूरू जो है उसकी प्रत्यक्ष रूप से जोधपुर के साथ कोई सीमा साझा नहीं होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा क्या है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन में रोहट में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, यह किस जिले में स्थित है, आपको यह बताना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम आपने खूब बार सुना होगा, परीक्षा तो अक्सर पूछती है इसको, डीएमआईसी को, ठीक है। यहाँ क्या है, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बहुत पॉपुलर जो है वो कॉरिडोर बना हुआ है औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन में रोहट में, ये रोहट कहां है, अगर आपको यही पता चल जाए, रोहट एक तहसील का नाम है, क्या है, तहसील है, किस जिले की है ये आप देख लो। यहां पर एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है इसके अंतर्गत, तो आपको बताना यह किस जिले में स्थित है। तो रोहट जो है वो पाली जिले की एक तहसील है, क्या है, पाली जिले की तहसील जो है उसका नाम क्या है, रोहट। रोहट तहसील जो है वो पाली जिले की है। यहाँ पर मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण शुरू किया जाना है। यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसलमेर में अभी क्या है, मरु महोत्सव जो है, मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आज इसका अंतिम दिन है। बाड़मेर जो है यहाँ पर आपको पता होगा, एक में मरु महोत्सव होता है तो एक में थार महोत्सव होता है। एक में क्या होता है,
थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना, एक में थार महोत्सव, एक में मरु महोत्सव। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका? मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो जोधपुर में इसका आयोजन किया जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब आपके सामने मैंने लिख दिया है। पाली जिले की रोहट तहसील है, यहां पर डीएमआईसी के अंतर्गत क्या निर्माण किया जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका निर्माण यहां पर किया जाएगा। ठीक है, एक में थार महोत्सव, एक में मरु महोत्सव, एक में मारवाड़ महोत्सव, और पाली जिला जो है रोहट तहसील में औद्योगिक जो क्षेत्र है उसका निर्माण किया जाएगा। चलिए ये देख लीजिएगा, आपके सामने थोड़ा मैप भी मैंने रख दिया है। पाली जिले की अगर हम बात करें तो ये आपका पाली जिला है, और इस पाली जिले के संदर्भ की अगर देखा जाए तो ये देख लीजिएगा आपके सामने क्या क्या है। पाली जिला, इसकी सीमा, उत्तरी सीमा नागौर के साथ लगती है, इधर वाली सीमा इसकी अजमेर के साथ लगती है। अजमेर दो भागों में है, अजमेर एक भाग जो है वो पाली और राजसमंद की सीमा पर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी सीमा राजसमंद के साथ लगती है, इसके अलावा उदयपुर के साथ भी इसकी सीमा लगती है, सिरोही के साथ भी सीमा लगती है। सिरोही का विलय राजस्थान में दो भागों में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पहले सिरोही का उत्तरी भाग जो है उसको शामिल कर दिया, लेकिन बाद में जो आबू देलवाड़ा वाला भाग है वो राजस्थान में बाद में विलय किया गया था, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। यहां पर जालोर, जालोर का ये जो भाग है वो, और बाड़मेर के साथ इसका एक कोना सीमा बनाता है, इसके बाद जोधपुर के साथ इसकी सीमा लगती है। तो किस किस के साथ सीमा लग रही है ये जरूर ध्यान रखिएगा भैया। 1 नंबर नागौर के साथ, 2 नंबर अजमेर के साथ, और इसके बाद 3 नंबर इसकी राजसमंद के साथ, 4 नंबर इसकी उदयपुर के साथ, 5 नंबर सिरोही के साथ, 6 नंबर जालोर के साथ, 7 नंबर आपकी बाड़मेर के साथ, और 8 नंबर जोधपुर के साथ। ये हजारों परीक्षाओं में राजस्थान में आज तक सवाल आ चुका है कि इसकी सीमा किन किन जिलों से लगती है, कितने से लगती है, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है। तो ये बातें जो है वो सारी इंपोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, हाँ जी, मरु महोत्सव की थीम जो है वो 2022 की जो है उम्मीदों की उड़ान, आपका सही है। चलिए अगली बात करें हम। पाली जिला जो है, यहां पर पाली जिले की एक तहसील है जिसका नाम क्या है? रोहट तहसील है। रोहट तहसील है जहां पर डीएमआईसी के अंतर्गत नया औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। ये डीएमआईसी ऐसे गुजरेगा जयपुर होकर, ये वाला क्षेत्र जो है वो पूरा इस डीएमआईसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले मुनीश्वर मनीष भंडारी का संबंध राज्य में कहां से है? यह है आपको बताना है। तो सवाल क्या है जरा समझ लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। मद्रास हाईकोर्ट जो है वो आपके सामने है, मुख्य न्यायाधीश यहां पर बनाए गए हैं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, मुनीश्वर नाथ यानी मनीष भंडारी, ये दोनों नाम इनके आते हैं, मनीष भंडारी या मुनीश्वर नाथ जो है, ये दोनों नाम इनके खूब चर्चा में रहते हैं। तो आपको यही बताना है कि भैया यहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले मुनीश्वर नाथ या मनीष भंडारी का संबंध राजस्थान में कहां से है? जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से। तो ये ध्यान रखना जयपुर के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? जयपुर के ये निवासी हैं, और जोधपुर हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश रह चुके हैं। यहां पर क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जोधपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके मुनीश्वर नाथ या मनीष भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट में भेजा गया है, और ये राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? तो जयपुर जिले के निवासी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, ठीक है, तमिलनाडु जो है यहाँ के राज्यपाल, तमिलनाडु का हाईकोर्ट है, इसे मद्रास हाईकोर्ट कहते हैं अपन। तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं, कौन है राज्यपाल साहब? यहाँ के राज्यपाल हैं, तो ध्यान रखना RN रवि। RN क्या है? रवि है। RN रवि साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया है? इनको शपथ दिलाई है। RN रवि साहब ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, मुनीश्वर नाथ या मनीष भंडारी को है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी ध्यान रखिएगा MK स्टालिन है। क्या है? यहां पर CM जो है वो क्या है? CM MK स्टालिन है। MK स्टालिन जो है यहाँ के क्या है? CM साहब हैं, और ये बात मैंने आपको बता रखी है कई बार। चलिए जरा अब और बातें इनके संदर्भ में आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। वकील कोटे से 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने थे, वकील के कोटे से न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। और राजस्थान के अब 2 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान मूल के 2 हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां पर क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। एक तो मद्रास हाईकोर्ट के बन चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट जो है, इसके मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद रफीक साहब है, वो भी राजस्थान के रहने वाले हैं। तो
न्यायाधीश भंडारी का मार्च 2019 में ही राजस्थान से इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, और पिछले साल वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और 22 नवंबर 2021 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। लेकिन अभी कार्यवाहित नहीं बनकर वो पूर्ण रूप से बन चुके हैं। तो एक तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक साहब हैं। क्या है? एक कहां पर है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, सॉरी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मोहम्मद रफीक साहब, मोहम्मद रफीक साहब जो हैं, रफीक साहब ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान से, दो मुख्य न्यायाधीश जो हैं, दो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान मूल के हैं, राजस्थान मूल के हैं, राजस्थान मूल के हैं, ये चलिए आप लोग जानते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये पूरा मैप आपको दिखा दिया है वैसे मैंने, बाकी आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, मरु महोत्सव के संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है आपसे। मरु महोत्सव, इसके संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है, जरा देखो। मरु महोत्सव 2020 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। मिस मूमल, मूमल के बारे में तो जानते हैं, जैसलमेर की प्रसिद्ध चित्रकला जो है, उस चित्रकला के बारे में आप लोग जानते हैं, उसका एक प्रसिद्ध विषय रहा है मूमल। मूमल कहां की राजकुमारी थी रे भाई? ये कहां की राजकुमारी थी, ये आप लोग बताइए। लोदरवा की राजकुमारी थी। कहां की? लोदरवा की राजकुमारी जो है वो मूमल। इस मूमल के बारे में प्रसिद्ध जो है वो आपको ध्यान रखना है। 2022 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। तो मिस मूमल का खिताब पायल को दिया गया है, मिस डेजर्ट का खिताब तरुण शर्मा को दिया गया है। ए व बी दोनों कथन इसमें सत्य हैं। मूमल जो है वो लोदरवा की राजकुमारी थी, और जैसलमेर की प्रसिद्ध चित्रकारी जो है, जैसलमेर की यानी मारवाड़ चित्रकला जो है, मारवाड़ चित्रकला जो है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है, उस के अंतर्गत जैसलमेर चित्रकला आती है, जैसलमेर चित्रकला आती है। और उस जैसलमेर चित्रकला का महत्वपूर्ण जो भाग है वो मूमल का चित्र है। ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, मूमल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग इसके बारे में बहुत बार सुने। इसी वजह से आज भी यहां पर क्या किया जाता है, मूमल, मिस मूमल का खिताब दिया जाता है, जो कि इस बार पायल को दिया गया है। मिस डेजर्ट का खिताब तरुण शर्मा को दिया गया है। ए व बी दोनों कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाकी ये सब बातें हमने पहले भी कर ली है। और 15वां सवाल, जैसा कि हम रोजाना एक विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रोजाना आपके सामने ये मैं रख रहा हूं, 15 नंबर का सवाल आज आपके सामने है। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल है, जुबेर खान जो है, सत्य बताना है इसमें कौन सा है। जुबेर खान को मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह रावत को मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। और कीर्ति सिंह, ये श्रीमती कीर्ति सिंह है, यानी मेल आपको पूछे तो ये फीमेल है भैया, क्या है, श्रीमती है, ये क्या है, श्रीमती कीर्ति सिंह भील जो है, इनको मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? इस बोर्ड में उपाध्यक्ष ही बनाया गया, बाकी बोर्ड के जो है वो अध्यक्ष हैं। ये इसकी क्या है, अध्यक्ष है, ये इसकी अध्यक्ष हैं, ये भी इसके क्या है, अध्यक्ष साहब हैं। और ये भी क्या है, इसके अध्यक्ष हैं, ये भी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा, जुबेर खान जो है वो मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है उसकी क्या है, वो अध्यक्ष है, ठीक है। जुबेर खान किसके अध्यक्ष है, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लाखन सिंह मीणा डांग है, एक डांग लाख रुपया की आवेगी, एक डांग कितने रुपया की, लाख रुपया की। और जुबेर जो है वो जुबेर किस क्षेत्र का विकास करेगा, मेवात क्षेत्र का विकास करेगा। लक्ष्मण क्या करेगा, मगरा क्षेत्र जाएगा, लक्ष्मण कहां जाएगा, मगरा में जाएगा। और कीर्ति तो बढ़ानी है किसकी, मारवाड़ की बढ़ानी है, कीर्ति किसकी बढ़ानी है, मारवाड़ की कीर्ति बढ़ानी है। इसका मतलब ये सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। दोबारा बोल रहा हूं मेरे मित्रों, सुन लीजिएगा, जुबेर किसकी रक्षा या किस क्षेत्र का विकास करेगा, तो मेवात क्षेत्र का विकास जुबेर करेगा। 1 लाख रुपए की एक डांग आती है, तो लाखन सिंह मीणा जो है वो किसका करेगा, डांग क्षेत्रीय विकास मंडल जो है उसका करेगा। लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण मगरा क्षेत्र में जाएगा, कहां पर, मगरा में कौन जाएगा, मगरा में जाएगा लक्ष्मण सिंह रावत साहब।
और कीर्ति किसकी बढ़ानी है? तो कीर्ति तो भाई मारवाड़ की बढ़ानी है। किसकी? मारवाड़ की आपको कीर्ति बढ़ानी है। ये 4 नाम याद करिएगा। रोजाना मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आता हूं जिनको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। पहले कह चुका हूं 45 ऐसी नियुक्ति सरकार ने की है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने जुबेर खान मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड, लाखन सिंह मीणा डांग क्षेत्रीय विकास कार्य, लक्ष्मण मगरा कीर्ति मारवाड़। एक बार फिर बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, ठीक है। यहां पर है कि जुबेर खान मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद लाखन सिंह 1 लाख रुपए की डांग लाओ, तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम या मंडल जो उसकी कौन अध्यक्षता करेगा? लाखन सिंह मीणा करेगा। मगरा में कौन जाएगा? तो लक्ष्मण मगरा में जाएगा, तो लक्ष्मण सिंह रावत जो है वो मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का क्या करेगा? विकास करेगा। और कीर्ति तो हमें किसकी बढ़ानी है? मारवाड़ की बढ़ानी है। मारवाड़ के उस गौरव को हमेशा कायम रखना है जिस मारवाड़ की धरती से कई ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अजीत सिंह जैसे लोगों को क्या किया था? राज दिलाने का काम किया था। उस व्यक्ति को याद करते हुए जो स्वामी भक्ति की भावना है वो व्यक्ति में क्या हो जाती है? प्रस्फुटित हो जाती है। तो ऐसे मारवाड़ का मान श्रीमती कीर्ति जी बढ़ाएगी। तो आज के 15 सवाल यहां होते हैं समाप्त। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों को लेकर के। तब तक मेरे मित्रों तैयारी को दीजिए धार और लगातार आगे बढ़ते रहिए बिना निराशा, बिना किसी डर, बिना किसी भय के। और आपको जीवन में निश्चित सफलता मिलने वाली है। आप सफलता से बस चंद कदमों की दूरी पर खड़े हैं। तो आप बढ़िए आगे। फिर मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।